हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। आज से हम पंचायती राज टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। एडीओ के नोटिफिकेशन आ गया है, एग्ज़ाम से पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और हमारा जो सोर्स है वो पिकासो पब्लिकेशन से है, पिकासो पब्लिकेशन के पंचायती राज टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर रहेगा इसमें पंचायती राज इतिहास व विकास, मतलब पंचायती राज से रिलेटेड इतिहास देखेंगे कि उसका विकास कैसे हुआ है हमारे भारत, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में कैसे आया। पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। गांधी जी ने कहा था, अगर देश का विकास करना है तो ग्राम स्तर से विकास होगा। इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ग्रामीण विकास के बारे में बताया है। उसी चीज़ को बोला गया है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब जिस स्थान में लोग रहते हैं उन्हीं के द्वारा उस स्थान में शासन होगा, इसी को स्वशासन बोला जा रहा है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना। मतलब जमीनी स्तर से लेकर लोकतंत्र तक इसका भागीदारी होगा और उसको बढ़ावा देने के लिए। स्थानीय स्वशासन का अर्थ स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। जो स्थानीय लोग होंगे वो निर्वाचित होंगे और अपने निकाय का वो लोग प्रबंधन करेंगे, इसी चीज़ को बोला जा रहा है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। तो 73वें संविधान संशोधन मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में संशोधित करके लाया गया है। जो ग्रामीण विकास का कार्य इनको सौंपा गया था, 73वें संविधान संशोधन में जो अधिनियम आए उसके द्वारा ग्रामीण विकास को पूरा कार्य सौंपा गया है। अपने वर्तमान स्वरूप और संरचना में पंचायती राज संस्थान ने 27 वर्ष पूरे कर लिए हैं, लेकिन विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। 73वें संविधान संशोधन का पूरा इतिहास रहेगा कि संविधान संशोधन कैसे आया, हमारे भारत में स्थानीय स्वशासन कहाँ से चालू हुआ था हिस्ट्री में, उसका हिस्ट्री देखते हैं। चोल का स्थानीय शासन। चोल वंश की सबसे उल्लेखनीय विशेष स्थानीय स्वशासन थी। इसकी परंपरा पल्लव काल में ही विकसित हुई थी। इन स्थानीय संस्थाओं को नाडु परिषद कहते थे। जो चोल का जो समय था उस समय इस स्थानीय स्वशासन को नाडु परिषद कहते हैं। जैसे इस समय पंचायती राज कहा जाता है, वैसे उस समय इसे नाडु परिषद कहा जाता था। सबसे प्राचीन उत्तर मेरु अभिलेख पल्लव शासक नंदीवर्मन के काल का है। इससे भी सभा के बारे में जानकारी मिलती है। ग्रामों में 2 प्रकार की संस्थाएं कार्य करती थी। जो ग्राम होते थे उसमें 2 प्रकार की संस्थाएं कार्य करती थी सभा के रूप में। ऊर, यह गांव की प्रधान समिति होती थी। जो समिति है उसे ऊर कहा जाता है, यह गांव की प्रधान समिति हुआ करती थी। ऊर की कार्य समिति को आलुंगणम, उलंगनाटार, उलंगड़म कहा जाता था। ऊर साधारण गांव की संस्था होती थी जिसके सदस्य गांव के करदाता होते थे। जो ऊर के जो सदस्य होते थे वो गांव के करदाता होते थे, जो टैक्स पटाते थे वो इस सभा के सदस्य बनते थे। इसमें सभी वयस्क पुरुष भाग ले सकते थे, किंतु प्रौढ़ सदस्य सक्रिय रहते थे। जो भी वयस्क है, मतलब 18 साल के बाद अभी वयस्क होता है, तो वो सदस्य भाग ले सकते थे, लेकिन जो प्रौढ़ है वो इसमें सक्रिय हुआ करते थे। कहीं कहीं एक ही गांव में 2 ऊर होते थे, जैसे सातमंगलम में 2 ऊर थे। यह जानकारी 1227 ईस्वी के एक अभिलेख से मिलती है। इसमें से प्रथम ऊर हिंदू देवदास से और दूसरा ऊर जैन पल्ली चंदनम से संबंधित था। तो ये पंचायती राज कैसे अस्तित्व में आया उसका हिस्ट्री बना। अब इसका अन्य ऐतिहासिक तथ्य देखते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है। अन्य महत्व 1687 मद्रास में नगर निगम की स्थापना के साथ की गई स्थानीय स्वशासन भारत में। 1882 लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय सरकार का मैग्ना कार्टा कहा गया।
तथा रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का जनक कहा जाता है। 1907 रॉयल कमीशन 1907 में सिफारिश की कि गांव को स्थानीय स्व सरकारी संस्थाओं की मूल इकाई माना जाना चाहिए और प्रत्येक गांव में एक पंचायत होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं का गठन किया जाना चाहिए। 1907 में एक कमीशन थी जिसकी सिफारिश में ये सब कहा गया था कि गांव में स्थानीय सरकारी संस्था होना चाहिए और नगर में नगर पालिका होना चाहिए। 1907 में 1919 के अधिनियम के बाद पंचायतें कानून संस्थान बन गई। तो 1919 का जो अधिनियम आया था उसके बाद से जो पंचायतें थी वो कानूनी संस्था बन गई थी। 1920 में ग्राम पंचायतें स्थापित करने एवं पुराने निकायों को पुनः शुरू करने के दिशा में प्रयास किया गया। 1989 64वां एवं 65वां संविधान संशोधन विधेयक क्रमशः पंचायत एवं नगरीय निकाय के लिए लोकसभा में पारित किया गया पर राज्यसभा में पारित ना हो सका। 64वां और 65वां संविधान संशोधन पंचायत के लिए और नगरीय निकाय के लिए लोकसभा में पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। इसी समय राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु, जिसके कारण ये शायद पारित नहीं हो पाता है। अब 1992 में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पारित हो गया। दोनों सदनों में मतलब लोकसभा में राज्यसभा में पारित हो गया था। 1993 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम बना एवं इसी वर्ष लागू भी हुआ। 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। अब पंचायती राज का विकास देख लेते हैं कि इस पंचायती राज संशोधन को लाने से पहले कौन कौन सी समिति बनी और उन समितियों की क्या क्या सिफारिश रही है। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। ग्रामीण विकास मतलब गाँव का दायित्व विकास करने के लिए दायित्व सौंपा गया है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। भारत में पंचायती राज संबंधित प्रमुख समितियां, मेजर कमिटीज रिलेटेड टू द पंचायती राज। पहला, बलवंत राय मेहता समिति। यह समिति 1997 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में योजना आयोग, वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया जा चुका है, द्वारा समुदायी विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित की गई। वह नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें निम्नलिखित सिफारिश थी। पहला, जन सहभागिता सुनिश्चित करने का सबसे ठोस तरीका पंचायती राज को माना। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की असफलता के बाद इसे माना गया। दूसरा, पंचायतों की त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की बात कही गई। त्रिस्तरीय में ऐसे ट्रायंगल, ठीक, त्रिस्तरीय में ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर, इस तरीके से त्रिस्तरीय है। सरकार का काम सिर्फ मार्गदर्शन, निरीक्षण तथा उच्च स्तर की योजना बनाने का समिति रखने एवं योजनाओं के संचालन का कार्य स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को सौंपने की बात कही गई। मतलब जो सरकार होंगे वो सिर्फ मार्गदर्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे तथा उच्च स्तर की योजनाएं बनाएंगे। अब उसको स्थानीय तक पहुंचाने के लिए पंचायत उसका कार्य करेंगे। ठीक है, हर एक नगर स्थान तक पहुंचाने के लिए नगरीय निकाय और ग्राम स्तर पर पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत को बनाया गया था। समिति की सिफारिश में इस बात का उल्लेख किया गया कि जिला परिषद का अध्यक्ष
जिलाधिकारी होना चाहिए एवं पंचायती संस्थाओं के प्रभावी कार्यकरण के लिए उन्हें पर्याप्त संसाधन स्थानांतरित किए जाने और भविष्य में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात की गई। जो जिला स्तर का अधिकारी होगा, जो जिलाधिकारी होगा, उसे पर्याप्त रूप से शक्ति दी गई है कि पंचायतों तक पूरा का पूरा पंचायतों के विकास के लिए पूरा कार्य वो कर सके। नोट, 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की। राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की सिफारिश को स्वीकार की। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। सबसे पहले कहाँ किया गया है? तो नागौर जिले में किया गया है। तदुपरांत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर विकासखंड में इसे शुरू किया गया। और याद रखें, ये जो 2 शुरू किया गया है वो दोनों के दोनों ही 73वें संविधान संशोधन के पहले का है। तो 73वें संविधान संशोधन से पहले अगर पहला और दूसरा पूछा जाए तो नागौर और महबूबनगर जिले के सादनगर में किया गया है। ठीक है। अब 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 सहित पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू करने वाले मध्य प्रदेश का भारत का प्रथम राज्य है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद जो पूर्ण रूप से पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 73वें संविधान संशोधन से पहले कौन था? नागौर जिला राजस्थान और महबूबनगर जिले के सादनगर में। ठीक। और 73वें संविधान संशोधन के बाद पहला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश। अब दूसरा समिति है अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंपी। इसमें निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे। पहला, पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल। पहले क्या था? बलवंत राय मेहता में त्रिस्तरीय मॉडल बताया गया था। अब अशोक मेहता वाले में द्विस्तरीय मॉडल को बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल। पहले स्तर पर मंडल पंचायत, दूसरे स्तर पर जिला परिषद अपनाने की बात कही गई थी। ठीक है। उसमें त्रिस्तरीय था, अब इसमें द्विस्तरीय है। तो पहले स्तर में हमारा मंडल पंचायत को बोला गया है और दूसरे स्तर पर जिला परिषद को बोला गया है। विकास पंचायत से अलग न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए। जो पंचायतों के लिए जो न्याय होगा उसका अलग गठन होना चाहिए, जिसका अध्यक्ष एक न्यायाधीश हो तथा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पंचायतों के चुनाव दलगत आधार पर होने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, दलगत जो पंचायतों का जो चुनाव होगा वो दल के आधार पर होना चाहिए। वो कौन सा समिति ने बताया? तो अशोक मेहता समिति ने बताया है। अपने आर्थिक स्रोत के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज को कराधान की शक्ति होनी चाहिए। कौन बताया? मतलब टैक्स लेने की शक्ति पंचायतों को भी होना चाहिए। ये अशोक मेहता समिति ने बताया है। इस व्यवस्था के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायतों के चुनाव आयोजित करना चाहिए। तो राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में भी इसी समिति में बोला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पंचायती राज है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य के वित्त आयोग का भी जनक यहीं से हुआ है। मतलब इससे पहले ये दोनों के दोनों आयोग नहीं थे। जब पंचायती राज आया तभी मुख्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग को बनाया गया था। पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव 6 महीने की अवधि में ही होनी चाहिए। समिति ने पंचायतों के कार्य राजनीतिक दलों द्वारा खुलकर भाग लेने का समर्थन किया। तीसरा समिति जीवी के राव समिति।
राजीव गांधी की सरकार के समय योजना आयोग द्वारा जीवीके राव की अध्यक्षता में 1985 में इसका गठन किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासकीय ढांचे की समीक्षा करना था। इस समिति द्वारा निम्नलिखित सिफारिश की गई। पहला सिफारिश, योजना निर्माण में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को घातक बनाते हुए योजना के विकेंद्रीकरण की बात कही गई। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे, गांव, खंड और जिले के गठन की बात कही गई। इस समिति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही। उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कौन सी समिति ने की? तो इसी समिति ने की, जीवीके राव। गरीबी उन्मूलन के ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थाओं से जोड़ने की बात कही गई, जिससे वे अधिक ग्राहक केंद्रित बन सके। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नामक पद सृजित करने की बात कही गई और इस पद को जिलाधीश से वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति को दिए जाने की बात कही गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों की गुणवत्ता में भी सुधार कर लाने की बात कही गई। चौथा समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर पुनः जोर देते हुए 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक सिफारिश का गठन किया गया। इस समिति ने निम्न सुझाव दिए। पहला, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का बात कौन सी समिति ने कहा? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट। त्रिस्तरीय ग्राम, खंड और जिला पंचायतों का गठन किया गया। दलगत व्यवस्था को पंचायती चुनाव में नहीं अपनाना चाहिए। जो दल के हिसाब से होगा, अलग अलग दल का, उस तरीके से पंचायती चुनाव में नहीं होना चाहिए, ऐसा इसने कहा है। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की गई। राज्य वित्त आयोग का गठन तथा पंचायतों को करारोपण का अधिकार दिया जाना चाहिए। राज्य के वित्त आयोग का जनक भी पंचायती राज है, तो इसका गठन करने का बात किसने कहा है? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना तथा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पंचायतों के निष्पक्ष निर्वाचन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। पांचवा समिति, थुंगल समिति। हालांकि समिति तो बहुत सारे थे, 22 समिति के आसपास है, लेकिन ये मेजर समितियां हैं जो मुख्य बात को, मतलब मुख्य सिफारिश दिया था। पांचवा है थुंगल समिति। 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति पीके थुंगल की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित किया गया था। राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच के लिए इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया। इस समिति ने निम्न अनुशंसाएं की थी। पहला, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। वो संवैधानिक दर्जा की बात थी, अब संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होनी चाहिए, फिर 5 वर्ष के बाद नया चुनाव होगा। छठवां समिति, गाडगिल समिति। 1988 पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी कैसे बनाएं, इसके बारे में इन्होंने जोर दिया। सातवां समिति, भूरिया समिति। 1995 इस समिति ने पेशा एक्ट लाने की मांग की थी। पेशा एक्ट मतलब अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज की व्यवस्था के लिए एक अलग से एक्ट लाने की बात भूरिया समिति ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा गया है। इस समिति की सिफारिश के आधार पर संसद द्वारा 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 लागू किया। वर्तमान में यह अधिनियम 10 राज्यों में लागू है। अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज जो पेशा एक्ट है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये कौन कौन से 10 राज्य है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना हेतु गठित समितियां एवं संक्षिप्त में, यो ऊपर में जो थे वो मुख्य समितियां थी, आगे भी समिति पढ़ेंगी जिसको शॉर्ट में संक्षिप्त में पढ़ेंगे, जो मुख्य बात उन्होंने किया था, जिनकी उस समिति की विशेषताएं जो रहेंगी। 1957 बलवंत राय मेहता समिति, लोकतंत्र की विकेंद्रीकरण
की जोरदार वकालत की, लोकतंत्र की विकेंद्रीकरण की जोरदार वकालत की, पंचायतों में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि चुनने का सुझाव दिया गया, प्रत्यक्ष रूप से त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना की सिफारिश की, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। 1960 BR साव समिति, सांख्यिकीय यांत्रिकीकरण का बात किया गया है, इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकीय यांत्रिकीकरण की सिफारिश कौन से समिति ने की? तो BR साव समिति ने की 1960 में। 1961 SD मिश्रा समिति, सहकारी समितियों पर गठित कार्य, सहकारी समितियों पर गठित कार्य के बारे में बताया। 1963 के संथानम समिति, वित्तीय प्रावधान संबंधित सिफारिश के संथानम समिति ने किया था। 1966 G रामचंद्रन समिति, प्रशिक्षण केंद्र के बारे में इन्होंने सिफारिश दिया। 1976 दया चौबे समिति, सामुदायिक विकास के बारे में बताया। 1977 अशोक मेहता समिति, जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षण का सुझाव दिया, स्थान आरक्षण का सुझाव अशोक मेहता समिति ने। चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होना चाहिए। द्विस्तरीय पंचायत की संरचना की सिफारिश की, ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद। 1978 दांतेवाला समिति, खंड स्तर पर नियोजन किया गया। 1985 डॉक्टर GVK राव समिति, नियमित चुनाव की सिफारिश की, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होना चाहिए। 1986 लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु संवैधानिक मान्यता देने की बात कही गई, संवैधानिक मान्यता देने की बात लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने की। 1988 PK थुंगल समिति, पंचायतों के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने का सुझाव दिए। 1988 VN गाडगिल समिति, गाडगिल समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी बनाने के लिए सुझाव देने का कार्य सौंपा गया। वास्तव में गाडगिल समिति की सिफारिश के आधार पर ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाडगिल समिति के कारण ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया। 1995 भूरिया समिति, ये सिर्फ पेशा एक्ट के लिए जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेशा एक्ट का मांग किया। 1996 में संसद द्वारा इस समिति की सिफारिश पर पेशा एक्ट पारित किया गया। आइए अब देखते हैं पंचायती राज संस्था का संवैधानिकरण का सफर, संवैधानिकरण कैसे हुआ उसका सफर देखते हैं। राजीव गांधी सरकार ने जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित किया, लेकिन राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया, अतः विधेयक समाप्त हो गया। VP सिंह की सरकार में सितंबर 1990 में लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन सरकार गिरने के कारण प्रस्ताव समाप्त हो गया। नरसिम्हा राव के सरकार द्वारा सितंबर 1991 में लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। अंततः विधेयक 73वें संविधान संशोधन 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। इसका मतलब सबसे पहला ट्राई कब हुआ था? 1989 में 64वां संविधान संशोधन के द्वारा। उस समय राजीव गांधी का सरकार था, लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। उस समय राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है इस कारण। VP सिंह के सरकार के समय में सितंबर 1990 में लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, लेकिन सरकार गिरने के कारण यहाँ भी पारित नहीं हो पाया। देन नरसिम्हा राव सरकार के समय में सितंबर 1991 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया और 73वां संविधान संशोधन 1992 के रूप में पारित हुआ, जो 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में प्रभावी हुआ। तो इस तरीके से हमारा पंचायती राज का इतिहास का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम 73वां संविधान संशोधन 1992 का पूरा डिटेल देखेंगे, जिसमें पूरे उसके धाराओं को पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये एडियो के से पहले हम लोग इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कुछ डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।